अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत इलेक्शन कवानीन में तरमीम कर चुकी है, कौमी असम्बली से बिल पास करा लिया और अब ये सेनेट में पास होने जा रहे हैं। इनका हम जायज़ा लेंगे और लेकिन इससे कबल हम आपको पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनाएंगे कि वो इन जो बिलों के बारे में और इन तरमीम के बारे में क्या कहते हैं। हुकूमत तो कह चुकी है कि इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा और सेनेट से भी पास कराया जाएगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है वो हम आपको बताएंगे। इससे कबल हम आपको दिखाते हैं बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी और हुकूमत क्या कहती है। जी ज़रा दिखाएं प्लीज़। ये इलेक्शन लॉ इस हाउस में आपने पास करने की कोशिश की, हम सब को नजर आ रहा है कि ये आपका कोशिश है कि एक बार फिर आवाम के वोट पे डाका लगाया जाए। हम कोई गैर कानूनी, गैर आईनी काम आपको नहीं करने देंगे। हम आपको इस कानून को इस शक्ल में, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने, शहबाज शरीफ साहब ने एतराजात उठाए, हम आपको इस शक्ल में इसको पास नहीं करने देंगे। अगर आप जबरदस्ती पास करवाते भी हो, हम हर कोर्ट में, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे, मगर अवाम के वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। ये वो मामलात हैं जिनके लिए आईनी तरामीम चाहिए। आप एक निज़ाम की बुनियादी जो अज्जा हैं उनको तब्दील करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक दिन में 20 बिल पास होते हैं। उजलत क्या थी? आप क्या बात छुपाना चाहते हैं? हमने भी तरामीम की थी, 2 साल का अरसा लगाया था, 100 से ज्यादा मीटिंग्स हुई थी, सैकड़ों घंटे डिबेट हुई थी, फिर जाकर इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए थे। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पे हुकूमत इसलिए संजीदा है कि दूसरी अपोजिशन जमातें संजीदा नहीं हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मीटिंग हुई, उसके हवाले से बाहर आके लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत बिल वापस ले रही है। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है वो आइन के मुताबिक है, इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था अपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। जी नाजरीन, आपने सुना, हुकूमत ने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि ये जो बिल हैं वापस नहीं लिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ने भी ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने इन बिलों को ज़बरदस्ती इन्फोर्स करने की कोशिश की तो वो अदालतों में जाएंगे और इनको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है, उनसे भी किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन नहीं की गई है, जिस तरह अपोजिशन की जमातों से नहीं की गई। और इलेक्शन कमीशन ने भी एक ख़त हुकूमत को लिख दिया है, वफाकी हुकूमत को, और कहते हैं ना कि जिसने दर्द दिया है उसी से दवा लेंगे, वही वाला हिसाब है। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया जा रहा है कि सेनेट में इन बिलों को पेश करने से कबल वज़ीर आज़म इसका नोटिस लें। और इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि 13 ऐसी शिकें हैं इन बिलों में जो कि गैर आइनी हैं। इन इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कंवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सर रिजवी साहब हमारे साथ होंगे, फाफिन से हैं, डायरेक्टर हैं वहाँ के। इसके अलावा लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं मोहम्मद बिलाल साहब होंगे, जो इलेक्शन कमीशन की कवरेज काफ़ी अरसे करते रहे और इलेक्शन कवानीन को भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंवर दिलशाद साहब के पास जाते हैं। कंवर साहब, आपने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी देख लिया, जो आज ख़त लिखा है उन्होंने वफाकी हुकूमत को, और जो ये बिल हुकूमत लेके आना चाह रही है, तो हुकूमत को जल्दी क्या है और इसके मोटिव क्या हैं? क्या आपको नज़र आ रहा है, चाहती क्या है हुकूमत इन कवानीन को जल्दी में पास करा के और इनको नाफिज करके, और इनकी जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें कई चीज़ें आइन से मुतसादिम हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला अल्टीमेटली फिर कहाँ जाएगा? देखा जी, असूली तौर पर ये हमें नज़र आ रहा है कि जब ये डस्का का जो इलेक्शन हुआ NA 75 में, इसके बाद से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो कशमकश शुरू हो गई। और बिला वजह ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन तो हमेशा तनकीद करती रही है, बाइकाट भी करती रही है, तज़हीक भी करती रही है, हंगामे दिखाव भी करती रही है, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जो इस तरह अंदाज से उन्होंने बयान जारी किया है, वो इलेक्शन कमीशन को तज़हीक की गई है। तो ये इंतहाई नापसंदीदा हुकूमत की तरफ से था। सबसे पहले बात ये हुई कि उन्होंने उसके बारे में जो फैक्ट्री का डस्का का मामला हो गया, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तो कौमी असम्बली में, कौम से खिताब में, कोर कमेटी में, कैबिनेट मीटिंग में अब बार बार मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर मुस्तफ़ी हो जाए।
अब देखो ये वजीर आजम को तो ज़ैब नहीं देता है, इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जमानत दी है उनकी इज्जत की, उनकी बाकायदा आना की सारे मामला में, उनको कह रहे आप इस्तीफा दे घर चले जाए। ये मामला हुआ। इसके बाद जब ये अचानक जो हुआ, ये अचानक तो खैर ये नहीं हुआ, ये अक्टूबर 2020 से चलता आ रहा था ये हमारी क्यामा कमेटी में। तो उस वक्त जब ये क्यामा कमेटी के इजलास हो रहे थे तो अपोजिशन ने असम्बली का बाईकाट किया हुआ था। उस बाईकाट से फ़ायदा उठा के इन्होंने उसी वक्त है उसमें क्यामा कमेटी में बिल पास करवा लिया और उसको लेकर ये अब ये सिर्फ अपने असम्बली में आ गए। अब यहाँ बड़ी जल्दबाजी में किया 10 जून को इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मशावरत नहीं की। इसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने ये कहा कि जनाब 28 जो है 28 खत्म 13 का जिक्र है, लेकिन असूली तौर पर जो 28 जो है क्लाजें वो ऐसी हैं जो आइन से मुतसादिम हैं। उन्होंने बार बार इसके इलेक्शन कमीशन का एक टकराव हुआ हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के साथ और हुकूमत के साथ, ये सेनेट के इलेक्शन पर जो ओपनिंग उनका जो ओपनिंग बैटिंग करते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने भी मिस गाइड किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन से बाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेज दिया फॉर ओपिनियन, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने ऑर्डर्स भी करवा लिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि जनाब ये जो आपका ओपनिंग बैलेटिंग का जो रेफरेंस आया है ये आइन के आर्टिकल 226 से मुतसादिम है। तो ठीक है, बहस होती रही। उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की कि आप इसमें करप्शन में शामिल हैं, आप इसमें हाउस ट्रेडिंग में आप शामिल हैं और आपकी वजह से सेनेट की सीटें अच्छा दिलशाद साहब, ये बातें तो ठीक है, ये हम अभी जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है और जो कुछ ये जो बिल आए हैं जो कौमी असम्बली से अपोजिशन की गैर मौजूदगी में पास भी कराए हैं, तो आया कि जिस एक आइनी इदारे की जिसकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कंडक्ट कराना, पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन कराना, तो क्या उनकी कंसल्टेशन के बग़ैर इस किस्म के कवानीन बनाए जा सकते हैं और बना दिए जाते हैं, तो फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा जब एक इदारा कह रहा है कि इसमें इतनी शिक्कें गैर आइनी और हमसे कंसल्टेशन नहीं की गई, तो इसकी फिर हैसियत क्या होगी, किस किस्म का इसको देखा जाएगा? और अदालतों में ये मामला तो अल्टीमेटली लगता यही है कि फिर अदालतों में जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने स्टेप बाय स्टेप आईनी जो है ना अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। उन्होंने खत लिखा, ठीक लिखा, रेफरेंस भिजवा दिया, ताकि कल को ये ना कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि हमें तो मालूम नहीं थी आपको तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, अखबारात में या प्रेस रिलीज हम पढ़ते रहे। अब एक सरकारी तौर पर रेफरेंस जो है और पार्लिमानी मिनिस्ट्री के थ्रू जो है उन्होंने भिजवा दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को गौर खौज करना पड़ेगा। सदर पाकिस्तान बहुत ठंडे दिल से और बड़े मुअत्तल आज़ाद से इस केस को मामला को देख रहे हैं, और सदर पाकिस्तान ने भी कहा है परसों कि उन्होंने कहा है कि जनाब इस पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए जाएँ। कि बेहतरीन उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। इसका मुमकिन है कि जब आज ये ख़त किया है, रेफरेंस किया है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपने रिकंसिडर करें, अपनी मीटिंग बनाएं। अब एक और बड़ी अहम बात मैं बताता हूँ आपकी वसात से, कल से चल रहा है हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमानों का कि जी हमने तो बना दिया, कानून बन गया है, कानून में हमने तब बिल पास करवा दिया है, अब हम इसको वापस लेने की कोई रवायत नहीं है। कि जनाब रवायत बहुत ज़्यादा है। ठीक है कंवर साहब, बड़ी दिलचस्प आपने बात की। हम इसी पर बिलाल से बात करते हैं। बिलाल साहब, कंवर साहब ने जो बात की है कि सदर पाकिस्तान इसको देख रहे हैं, और जिस तरह मैंने उनको कहा कि जिसने दर्द दिया है उसी से दवा लेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो क्या जो 2.5-3 साल में हमने देखा है सदर पाकिस्तान का रोल, स्पीकर का रोल, प्राइम मिनिस्टर का रोल आइनी इदारों के हवाले से, तो आपको लगता है कि अगर कोई गैर आइनी काम हो रहा है तो सदर पाकिस्तान उस पर नोटिस लेंगे और उस पर कोई एक्शन लेंगे और इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्शन वो कोई ले सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही, आपको कुछ नज़र आ रहा है कि ऐसा हो सकता है? दिलशाद साहब की बात को भी मैं उनको भी सेकंड करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह के अभी तक सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, कल जिस तरह बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाजे कर दिया कि भाई जो बिल हमने पास कर दिए हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके तमाम जो बिल की नोयत है, तो शायद गवर्नमेंट को एहसास नहीं है कि ये मामला कितना सीरियस है। पिछले 5 साल जो नून लीग के थे उसमें भी हमने देखा कि इंतखाबी इस्लाहात का मामला ऐसा था कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो थी वो टेंशन रही, इत्तफाक राय नहीं हो सका, और उसी की बुनियाद पर हमने देखा कि जब 2018 के भी इलेक्शन हुए
तो फिर एक दफ़ा फिर जो है वो धांधली और इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो लगते रहे। हमारा जो इंतखाबी जो निज़ाम है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सका, उसको फुल प्रूफ नहीं किया जा सका कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस हो और वो ये कह सकें कि इस वक्त इंतखाबी जो हमारे कवानीन हैं उनको बिल्कुल ऐसा एक परफेक्ट कर दिया गया है कि इसके बाद अब किसी को एतराज़ नहीं होगा। इस वक्त भी जो गवर्नमेंट की जानिब से जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, इसके ऊपर तो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने खुद इसके ऊपर एतराज़ कर दिया है। बड़े सीरियस कंसर्न शो किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। देखिए उन्होंने कंसर्न किस पे शो किया है। उन्होंने ये कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तें बनाना, उसके ऊपर उसका रिव्यू करना इलेक्शन कमीशन का सोल जो है उनका प्रेरोगेटिव है। ये बात उनकी अगर हम आइन को मद्देनज़र रखते हुए देखें, जो कवानीन है हमारे मुल्क के, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी नहीं होगी, बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको राइट ऑफ वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पिछले 5 साल भी नून लीग की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त भी तमाम बातें डिस्कस होती रही थी। किसी भी कंसेंसस के ऊपर उस वक्त भी नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 2 दफ़ा उसके ऊपर ट्रायल बेसिस के ऊपर उसको जो है वो देखा गया, तजर्बा किया गया। इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड नहीं था। जब तक इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा वो कैसे अलाउ कर देगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत जो है वो इलेक्शन किए जाएं। बिलाल हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है, और वक्फे के बाद देखेंगे कि अभी तो 2 साल पड़े हैं इलेक्शन में, हुकूमत को जल्दी क्या है और क्यों हुकूमत चाहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी आए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ई वोटिंग का हक भी मिले, और ये बाकी जो तरमीम है जिस पर इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है, तो इतनी जल्दी है क्या, इसके मकासद क्या है और इसके पीछे चाहती क्या है हुकूमत। इन तमाम बातों पर एक वक्फे के बाद बात करेंगे इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। हम आपको इस वक्त बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत को, उसमें उनका मौक़िफ़ क्या है। देखा जाए तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तरमीम का मामला जो है उस पर एक तो वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का कहा गया है, इसके साथ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लियामेंट उमूर को बज़रिया ये ख़त लिखा है और उसमें 13 जो शिकें हैं इस बिल की उसको आइन से मुतसादम करार दिया गया है, जिसमें वोटर लिस्टों का भी मामला है और बाकी इशूज़ भी शामिल हैं। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को इतनी जल्दी क्या है। अभी तो 2 साल पड़े हैं इलेक्शन में, आम इंतखाबात में, और हुकूमत ने अभी ये मामला तय ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए रकम भी रख ली, मशीनें भी तैयार कर ली हैं, बाकी काम भी शुरू कर दिए हैं, और एक जो मुल्क में एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल भी उन्होंने पास करा लिए, अपोजिशन की गैर मौजूदगी में कंसल्टेशन भी नहीं हुई। कमर साहब, ये हुकूमत को जल्दी क्या है और क्या चाहती क्या है, मकासद क्या है हुकूमत के? आया उनकी नीयत यही है कि आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ हों और उस पर कोई उंगली ना उठाए, या कोई और मकासद हैं? दरअसल हुकूमत के अपने मकासद भी हैं, उसमें थोड़ा सा मेलाफाइड भी है, कुछ इंतखाबी मामलात भी हैं। उनका इनकी ख्वाहिश ये है, जैसे कि इनके जो गैर मुल्की जो उनके हैं ना तर्जमान, जिनके ड्यूल नेशनलिटी के हैं मामलात, वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारा जो तकरीबन 25-30 लाख पाकिस्तानी वोटर जिनके पास नादरा का नेशनल कार्ड इंटरनेशनल कार्ड भी है, उनके ज़रिए अगर हमारी वोटिंग हो जाएगी, इंटरनेट के ज़रिए बैटिंग हो जाएगी, तो हमारे हर हल्के में उनका जो है इंतखाब पर असर पड़ जाएगा और हमारी कामयाबी की ज़ीना बन जाएगा। वो उनको कामयाबी की ज़मानत मिल रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट कास्ट करने से तकरीबन ये 30-40 लाख के करीब हो जाएंगे। तो 30-40 लाख वोटर अगर एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्कों में पड़ जाता है तो सारा रिजल्ट ही तब्दील हो जाएगा। तो एक तो इनका अपना एक पॉलिटिकल मफादात हैं, इंतखाबी मफादात हैं, बाकी वो ओवरसीज पाकिस्तान के बारे में बड़ी जज्बाती बातें कहते हैं कि जी वो तो पाकिस्तान को फंड दे रहे हैं, ज़र मुबादला भेज रहे हैं। भाई ज़र मुबादला तब वो अपने वालिदैन को भेज रहे हैं, अपने 20 बच्चों को भेज रहे हैं। अगर वो नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे? वो तो भेजना ही भेज रहे हैं, वो तो 50 साल से भेज रहे हैं। तो ये तो बात नई नहीं है, लेकिन जज्बाती तौर पर ये कहा जा रहा है कि जी उसके बगैर हमारा पाकिस्तान की माशरत ठीक नहीं हो सकती। वो पाकिस्तानी ये बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं, अपने वालिदैन के बच्चों को ख्याल रखते हैं। वो एक बड़ी बात। दूसरी बात, इंटरनेट का हो गया मसला, उस पर तो बड़ा इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने इस पर नहीं करवाना, कि उसमें राजदारी का आंसर जो है वो उसमें भुगतान है, राजदारी नहीं है। इस पर जो स्पेन के जो उन्होंने बुलाए कंसल्टेंट, उन्होंने कह दिया इसके अंदर राजदारी नहीं है।
इसी तरह उन्होंने जो बाहर के मुल्कों से जो राय ली है इलेक्शन में पाकिस्तान ने, उन्होंने भी कहा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें भी राजदारी का मामला मशकूक है। तो ये जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सारी चीज़ें रिपोर्टें मिल गई है तो उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया है। अब जहाँ तक है सियासी जमातों के अपने मफादात होते हैं, किसी मौके पे भी वो वापस जा सकते हैं या अपना मामला तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी इंटेग्रिटी, नेशनलिटी, अपनी इंटेग्रिटी, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शलिटी को बचाने के लिए वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने किसी सियासी जमात का इंतजार नहीं करना। जब देखेंगे सेनेट का बिल पास हो गया है, मंजूरी आ गई है, कानून बन गया है, एक्ट में तरमीमें आ गई हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनमें कहेंगे राव साहब, अपना कंवर दिलशाद साहब, जो हुकूमत का रवैया रहा है गुज़श्ता 2.5-3 साल के दौरान इलेक्शन कमीशन के हवाले से या अपोजिशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने ख़त तो लिख दिया जिसको आप रेफरेंस कह रहे हैं, अपना भेज दिया। अगर हुकूमत इसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या रास्ता होगा? कौन सा वो आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे कि हुकूमत को इस गैर आइनी जो इक़दामात है इससे रोक सके? क्या रास्ता इख्तियार करेगी इसके बाद? पहली तो बात वो सेनेट की बिल की मंजूरी तक तो वो खामोश रहेंगे। अपना ख़त लिख कर अपना आइनी इस्तेकाक इस्तेमाल कर लिया कि भी हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दिया था। कल को सुप्रीम कोर्ट पूछा जी आपने प्राइम मिनिस्टर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए, आप प्रेस रिलीज छोड़ें, आपने कोई सरकारी तौर पर ख़त लिखा? वो सारी कार्रवाई वो मुकम्मल कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा, ये मैं बताऊँ, मैंने कई चैनलों ने भी बताया है कि ये 2018 का डेड हॉर्स इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये 2021 का बड़ा लाइव जो है एक्टिविटी का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। डस्का के बाद उन्होंने अपना दिखा दिया अपना जो है। इसी तरह मामला ये, इसी तरह और मामला भी देखें। डस्का के इलेक्शन में चीफ सेक्रेटरी ने माफ़ी मांगी, आगे IG ने माफ़ी मांगी चीफ इलेक्शन कमीशन का, सर माफ़ कर दें हमसे, हमें जिस तरह जो बातें उन्होंने बताई वो सर ऑफ द रिकॉर्ड बताई उन्होंने। लेकिन ये बातें सुनने के बाद ये अर्ज ये है कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी में बैठा हुआ है कि जब इस सेनेट का बिल पास हो जाएगा, इसके बाद जब देखेंगे रास्ता बंद हो गया है, फिर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग होगी, के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से एक बहुत खूबसूरत मैंडेट दे चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप जो भी काम करें, ज़िमनी इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन करवाएं, ज़रूर इलेक्शन करवाएं, आइन के आर्टिकल 218 को अपने सामने रखें। उसमें आपको बेपरा ताकत दी गई है, बेपरा इख्तियार दिए गए हैं। वो इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं हमारे। ठीक है कंवर साहब, हम बिलाल से भी इस पर बात करते हैं। बिलाल, अब आपसे भी यही सवाल है कि 2 साल इलेक्शन के रहते हैं कि हुकूमत को जल्दी क्या है, हुकूमत की नीयत क्या है, और कंसल्टेशन करने में और अपोजिशन से और इलेक्शन कमीशन जो कि आइनी इदारा है जिसने इलेक्शन कराने हैं, तो आप क्या समझते हैं एज ए सियासी ऑब्जर्वर कि हुकूमत चाहती क्या है? और वो हुकूमत जिसने इक़्तिदार में आने के बाद तकरीबन अपने तमाम ज़िमनी इलेक्शन भी हारे हैं और उसके बावजूद इस किस्म की गैर आइनी जो जिसको कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, अपोजिशन भी कह रही है, उन पर ज़िद कर रही है और नेशनल असम्बली से बिल पास भी करा लिया है, तो नीयत क्या है और हुकूमत को जल्दी क्या है? देखें सनाउल्लाह साहब, PTI की जानिब से ना कुछ वादे ऐसे किए गए थे पहले इक़्तिदार में आने से पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो लेके आएंगे ताकि कोई भी इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर जो है वो उंगली ना उठा सके, हम बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको राइट ऑफ वोट देंगे। लेकिन ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा सोच विचार हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जो इश्यूज़ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट ऑफ वोट देने के मामले पर और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर चुका है। जो भी डेलिब्रेशंस हुई थी पार्लियामेंट के अंदर भी डेलिब्रेशंस हुई थी पिछली गवर्नमेंट के अंदर, तो जो समंदर पार पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट देने की बात है, बिल्कुल उनका राइट है, उनको राइट ऑफ वोट मिलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ें देखेंगे, जब ये तमाम चीज़ें असेस की गई थी तो इसके अंदर बहुत सारे इशूज़ थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त रह रहे हैं, उनको आप राइट ऑफ वोट देते हैं, वहाँ पर जो इश्यूज़ जो इलेक्शन कमीशन ने हाईलाइट किए हुए ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर ये बातें आई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पर कई गल्फ़ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर वोट डालने की इजाज़त ही नहीं देंगे। आपकी एम्बेसीज़ को भी शायद इजाज़त ना मिले कि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आएँ और वहाँ पर वोट डालें। दूसरा, जो बैलेट के ज़रिए किया कहा गया था कि आप जो है वो ईमेल के ज़रिए जो है वो वोट पोल कर दें,
उसमें सिक्रेसी का बहुत बड़ा इशू था, क्या आपका पासवर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर भी ऐसे ही ये तमाम डेलिब्रेशंस हुई। हमारे मुल्क में अभी तक 100% एरियाज़ के अंदर तो इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है। किस तरह आप ये तमाम चीज़ें जो था वो आईटी से रिलेटेड ये चीज़ें जो हैं इनको मेक श्योर करेंगे, इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपके हर एरिया में चले? मेरा सवाल वही खड़ा है कि हुकूमत की नीयत क्या है, क्योंकि अभी 2 साल पड़े हैं। अच्छी हुकूमतों का यही तरीका होता है कि सबको इत्मीनान में लेकर, अपोजिशन की जमातें भी हैं, हुकूमत नेशनल असम्बली में कोई 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास नहीं है ना, वाजबी सी अक्सरियत है। फिर आपका एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, आइनी इदारा है, और सुप्रीम कोर्ट को उसको बैकिंग हासिल है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी रही है, जो डिसीजन आया, जिस तरह कमर दिलशाद साहब भी कह रहे थे। तो फिर मसला क्या है हुकूमत के लिए, इतनी जल्दी क्यों है, क्यों ये चीज़ें बैकडोर के ज़रिए की जा रही हैं, और अपोजिशन की गैर मौजूदगी में ना स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेजे जाते हैं, ना इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन की जाती है। तो हुकूमत चाहती क्या और क्यों चीज़ों को छुपा रही है और जल्दी जल्दी करना चाहती है, ये वजह क्या है, मोटिव क्या है? देखिए, यही तो वो नुक्ता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट अगर इन दोनों चीज़ों में अगर सीरियस भी है तो उसके बावजूद इसको काफ़ी रिपरकशन जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जो है, अब आप देखें कि नेशनल असम्बली से बिल पास करा लेती है, अपोजिशन उसके साथ नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो मैंने पहले कहा कि मेन स्टेक होल्डर है, उसने अपनी प्रेस रिलीज जारी की और उसके अंदर ये कहा कि इवन स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग्स हुई थी उनमें भी कुछ ऐसी तरामीम थी जो डिस्कस ही नहीं हुई। और हमने देखा है कि जब नेशनल असम्बली ने वो बिल पास किया है तो उसके अंदर वो जो तरामीम थी वो शामिल थी। इलेक्शन कमीशन की ये एलिगेशन बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशन है, और जिस तरह कमर दिलशाद साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट अपने तरफ से तो कर रही है, नेशनल असम्बली से भी वो जिस तरह पास करवा ली, सेनेट से भी पास करवा लेगी। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस वक्त जो है वो वेट एंड सी की पॉलिसी पर है कि जैसे ही ये बिल एक्ट बनेगा पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट की जानिब से इसको साइन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास एक ही फोरम है और वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, इलेक्शन कमीशन उसको चैलेंज कर देगा। आपने देखा होगा कि अपोजिशन लीडर ने भी लेटर लिखा है खुद इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें। तो खुद अपोजिशन इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत कर रहा है। बिलाल हम एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, और वक्फे के बाद हम इनका जो स्टांस है उसको भी देखेंगे कि अपोजिशन बराए अपोजिशन कर रही है या वाकई इश्यूज़ हैं, अपोजिशन संजीदा है इस मामले पर, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और अब इस वक्त हमारे साथ फिर डैट के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, और उन्होंने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जो कानून साजी होने जा रही है, जो कौमी असम्बली में जिसका बिल पास हो चुके हैं और सेनेट में ये होना है, उस पर इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का आर्टिकल है। उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिलाल साहब ये बताएं कि इसमें जो हुकूमत ये कानून साजी करने जा रही है विदाउट कंसल्टेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो एक आइनी इदारा है जिसने इलेक्शन कराने हैं, और इसके साथ अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनसे भी कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। तो हुकूमत की नीयत क्या है, हुकूमत चाहती क्या है? अभी तो 2 साल पड़े हैं इलेक्शन में, तो इतनी जल्दी क्या है हुकूमत को इन चीज़ों पे? देखिए, हुकूमत को गालिबन जल्दी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उनका ख्याल ये है कि अभी अगर फैसला कर लें तो हम 2023 तक बमुश्किल खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो कि मेरा ख्याल है वो भी नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन उनका ख्याल है, इसलिए उसके लिए जल्दी है। वरना बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके लिए शायद इतनी जल्दी, इतनी उजलत की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जिसके लिए शायद जल्दी हो सकती है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए वोटिंग का मामला है। उसके लिए भी बहुत सा काम हो चुका है, और उसके ऊपर तो सबकी राय नेगेटिव हो करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये 2 चीज़ों के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए आपकी बात दुरुस्त है, उसके लिए काफ़ी वक्त है, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे अपोजिशन के साथ कोई कंसल्टेशन ना करना, इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कंसल्टेशन ना करना, ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। इसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। इसके नतीजे में
तो बहुत केओस पैदा होगा और इलेक्शन के पहले भी शायद कोई बेयकीनी की सूरत पैदा हो जाएगी। और अगर इलेक्शन हो भी गए बिलफर्ज तो उनके नतायज कोई मानेगा नहीं, इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा और इसके लिए कोई एजिटेशन भी हो सकता है इलेक्शन से पहले। तो हर लिहाज से ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है जो हुकूमत इस वक्त जिस तरीके से करने जा रही है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अब वो सेनेट में चूँकि बिल पेश हो गया है, सेनेट की असम्बली, सेनेट की कमेटी के सामने जाएगा, बल्कि जा चुका है, और उसके बाद फिर पूरी सेनेट में आएगा। तो इस मौके पे हुकूमत के पास ये मौका है कि कंसल्टेशन करे और अपनी कुछ लेजिस्लेशन में तरमीम कर ले। बिलाल साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने ख़त भी लिख दिया है और आज ही ये लिखा है, और जिसमें इस बिल की जो 13 शिकें हैं उनको आइन से मुतसादम करार दिया है। तो ऐसे एक्ट जो जिसमें ऐसी शिकें शामिल हों जो आइन से मुतसादम हो, जिसको गैर आइनी भी कह सकते हैं, अपोजिशन भी कह रही है। कल बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की है अपनी पार्लियामेंट में, उसमें उन्हें वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर हुकूमत बाज ना आई तो हम अदालत में जाएंगे और हर रास्ता इख्तियार करेंगे इसको रोकने के लिए। तो आपने जिस तरह कहा ये तसादम की तरफ चीज़ें जाएंगी, तो ये आपको मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए नज़र आ रहा है या कहीं और पर, या सड़कों पे होगा, या कोई और रास्ता इख्तियार किया जाएगा? अगर तो हुकूमत ने सेनेट के अंदर जो उनको मौका है अपनी इन तरामीम को नज़रसानी करने का, अगर उन्होंने वो ना किया और अपनी जो राय है उसके ऊपर कायम रहे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अपोजिशन या कोई भी इसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर किसी और ने ना किया तो मेरा ख्याल है कि फिर इलेक्शन कमीशन इनको चैलेंज करेगा। और इलेक्शन कमीशन ने चूँकि अपना होमवर्क शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से किया होता है, तो मेरा ख्याल ये है कि किसी न किसी शिक के नतीजे में अदालत फिर शायद इसको कालअदम करार दे दे, कम अज़ कम उस हिस्से की हद तक जो आइन से मुतसादिम है। तो मुझे हर सूरत में ये को खराबी की सूरत नज़र आती है। जो चीज़ें आइन के मुताबिक भी होंगी लेकिन वो शायद सियासी हालात के मुताबिक नहीं होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और वो प्रैक्टिकल नहीं होंगी, वो भी आपको खराबी की तरफ ले जा सकती है। अगरचे वो आइन के से मुतसादिम ना भी हो, वो भी वो प्रैक्टिकल नहीं है, मुमकिन नहीं है, वक्त इतना नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हो सकती और उस पर बहुत पैसे खर्च होंगे, कोई 100 से लेके 150 बिलियन रुपए तक खर्च होंगे। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना एक गैर यकीनी सूरत हाल के लिए ये भी गैर मुनासिब है। आपने बिलाल साहब की बातें सुनी और वो आप जिस तरह इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, वो भी तमाम इलेक्शन प्रोसेस को एक तवील अरसे से देख रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ तो यही है कि ये मामलात फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और उनका तो ये भी कहना है कि ये इस पर सड़कों पे भी लोग निकल सकते हैं और ये मुमकिन भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी इतनी जल्दी आना और बाकी मामलात, ओवरसीज़ के मामलात पर भी उनके मौक़िफ़ यही है कि ये हो नहीं सकता इतनी जल्दी। तो आप क्या समझते हैं फिर किस तरह ये निज़ाम चलेगा और ये किस तरीके से हुकूमत ये सेनेट से पास करा के इतनी जल्दी इसको मुमकिन बनाएगी? नहीं, मैं जनाब मोहतरम अहमद बिलाल बहरोज साहब की तमाम बात को तस्दीक करता हूँ। मैंने उनका डान में हाल भी पढ़ा था, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने। अच्छा, वो मैं हमेशा इनकी तायद करता हूँ तमाम प्रोग्रामों में। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सेनेट में मुझे ख़तरा है, ख़दशात है मेरे, ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दो चार ज़्यादा फ़र्क नहीं है अपोजिशन का और हुकूमत का। तो वो बड़े तरीके के साथ अब्सटेन कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे आगे पीछे करके, उन्होंने अपने मफादात के तहत वो बिल पास करवा लेंगे। लेकिन अब्बास मामला रह गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की। अपोजिशन के अंदर भी मुख्तलिफ राय रखी जाती है ना, हर आदमी के अपने मफादात होते हैं। अब यहाँ मामला ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो उसके लिए पूरा होमवर्क, जैसे बिलाल साहब का भी है, मेरा भी ये ख्याल ये है कि लोग अपनी होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तमाम देख रहे हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप वो जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो उन्हें खदशात का इज़हार किया, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ही मौक़िफ़ की तायद करनी है। क्योंकि उन्होंने कहा जी आइन के जब आर्टिकल की जो है वो मुखालफत, जो इनहराफ है या अपना नेगेशन है,
तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कहे कि जनाब ये नेगेशन नहीं है। तो ये तमाम मामला इस तरह चलते हुए ये वहाँ से तो कदम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आधा आइटम शायद मंजूरी दे दे, लेकिन बाकी तमाम मामला है वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर देगा। एक बड़ी बात यह है कि ये वोटर लिस्ट के ऊपर डिलिमिटेशन करना, वो तो आइन का आर्टिकल 51 की खिलाफवर्जी होगी। वहाँ लिखा है पॉपुलेशन, इसी पॉपुलेशन की बुनियाद पे होनी है। इसी तरह नादरा के हाथ में बड़ी बात अहम बात यह है, अहमद गुलाम साहब भी गौर करें, मैं भी देखता हूँ उसके ऊपर, कि तकरीबन 10-12 जो है इंतखाबी इलेक्टोरल एक्ट के 10-12 क्लासेज जो हैं वो तमाम हज़फ कर दिए गए हैं और वो नादरा के हवाले कर। इससे तो मुझे हसास किस्म का मामला मुझे नज़र में आ रहा है, कोई हसासियत ना पैदा हो जाए। हम इस मौके पर कहना नहीं चाहते, लेकिन मुझे खतरा नज़र आ रहा है कि हसासियत वही नज़र ना आ जाए जो ज़ैद अहमद के ज़माने में पेश आ गया था। अब एक और बड़ी अहम बात मैं देखता हूँ कि अब बाबर अवान साहब मुल्क के मुमताज़ कानूनदान है, आईनी माहिरीन है। वो कहते हैं जी हमने बस बिल पास करवा दिया, अब हमारी कोई रवायत नहीं है बिल वापस करने की। तो उनकी इतला के लिए मैं अर्ज करूँ कि जिस वक्त ये हमारा जो कागजात नामजदगी में से हल्फिया बयान की बजाय खत्म नबूवत के हवाले से हल्फिया बयान की जगह हामिदा लिख दिया, मैं इकरार करता हूँ, उसी पर जंग छिड़ गई। बाकायदा बिल पास हो गया, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ममनून हुसैन में दस्तखत कर दिए। लेकिन जब हंगामा राय शुरू हुई, नेक्स्ट डे पूरे मुल्क में आग लग गई। तो शायद खाकान अब्बासी ने रात जारी कर दिया कि जनाब सुबह नजर सानी का बिल पेश कर दें कौमी असम्बली। ठीक है कंवर साहब जबरदस्त। कंवर साहब हम लाहौर चलते हैं मोहम्मद बिलाल के पास। बिलाल, कंवर साहब बिलाल का भी हम ज़रा मौक़िफ़ ले लेते हैं। बिलाल बताएं, जिस तरह आप पिल डैट से भी बिलाल साहब ने हमें बताया और कंवर साहब ने भी बताया कि सेनेट से भी अगर ये पास हो जाता है तो फिर या तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या सड़कों पे भी आ सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसके पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होंगे अगर हुकूमत अपनी ज़िद पर अड़ी रही और ज़बरदस्ती जिस तरह नेशनल असम्बली से पास करा लिया, सेनेट से भी करा लिया गया, तो फिर आप सियासी फॉल आउट क्या देखते हैं इसके इस मुल्क के अंदर? क्योंकि पहले ही अपोजिशन और हुकूमत और माशरे के दरमियान एक तफरीक बढ़ती जा रही है, इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। तो इस सूरत हाल के बाद आप क्या देखते हैं सियासी माहौल में? देखें सनाउल्लाह साहब, हुकूमत को दिल बड़ा करना होगा, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और अगर यही रवायत बरकरार रहती है जिस तरह की गवर्नमेंट की अब तक हम देख रहे हैं, तो फिर यकीनन जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस बिल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगी, वो इसकी मुखालफत में सड़कों पे भी आएंगी, अदलिया में भी जाएंगी। ख़ुद इलेक्शन कमीशन भी मोस्ट लाइकली अगर ये बिल इसी जो सूरत हाल में पास हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। और अगर इस बार भी इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़ हो जाती हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी हमारे पूरे जमहूरी निज़ाम के लिए, क्योंकि गुज़श्ता 5 साल भी हमने देखा उसमें भी इंतखाबी इस्लाहात का मामला जो था वो कंट्रोवर्शियल ही रहा। और अगर इस बार PTI जो ये कहती आई है कि वो एक जो हमारा इंतखाबी निज़ाम है इसको दुरुस्त करेगी, वो भी अगर इस इंतखाबी निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सकती, ये मामला कंट्रोवर्शियल ही रहता है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी और जमहूरी निज़ाम के ऊपर इसके वाकई दूरस नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और हमारे आज तमाम तजियाकारों का यह ख्याल है कि हुकूमत अपनी ज़िद पर अगर अड़ी रही और सेनेट से भी इंतखाबी इस्लाहात के बिल पास करा लिए तो ये मामलात फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी और अपोजिशन की जमातें भी और दीगर जो फरीकैन है वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। जिस तरह सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करेगी। आइंदा हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।